नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारी अगली वीडियो लेकर के, जो हमारे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा वीडियो है। ये पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम 50 और क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये 50 क्वेश्चन का जो सेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो, SBPDCL का एग्ज़ाम होना है, या और भी बहुत सारे जो डिफरेंट कोर्ट्स के एग्ज़ाम होंगे, जैसे झारखंड असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना बाकी है अभी। तो उन सारे एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखेंगे, उसमें लिखा हुआ एक वर्ल्ड वाइड वेब, इट मीन्स एक www। ये जो www होता है उसमें डैश वेब पेज होते हैं। किस तरह के वेब पेजेज का कलेक्शन होता है www? उसमें पहला ऑप्शन है कई कंप्यूटर में रहने वाले वेब पेजेस होंगे, या HTML का उपयोग कर बनाए हुए होंगे, या तीसरा ऑप्शन है अन्य वेब पेजों के लिंक के साथ, फोर्थ HTML का प्रयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले, और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है कई कंप्यूटरों में रहने वाले। तो कई कंप्यूटर में जो वेब पेजेस रहेंगे उनका कलेक्शन www में नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर्स में है, और www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वो एक नेटवर्क के अंदर होगा। तो नेटवर्क के अंदर तभी हो सकता है जब HTML के थ्रू उस पर बनाया गया हो, या किसी दूसरे वेब डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन या प्रोग्राम का यूज़ करके उसे डिज़ाइन किया गया, चाहे वो HTML में बनाया गया हो, DHTML में, XML में, या किसी जावा के प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया हो HTML के साथ, तभी वो शो करेगा। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर्स में रहने वाले जो कलेक्शन ऑफ पेजेस होंगे वही वेब पेजेस कहलाएंगे। इट मीन्स बाय द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट अ वेब पेजेस with the help of various web pages that are stored on different computer। यानी दूसरे कंप्यूटर्स में भी वो सारे वेब पेजेस जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, तो उन सारे का कलेक्शन और आपके द्वारा HTML में बनाए गए डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, वो सारे के सारे वेब पेज में स्टोर होते हैं, वेब पेज के पार्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग इट मीन्स, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे MS वर्ड। स्प्रेडशीट में एग्जांपल होगा एक्सेल का। उसके बाद फोटो एडिटिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फोटोशॉप को ले लो। तो ध्यान से देखेंगे ये तीनों एप्लीकेशंस जो है ना, यूजर के नीड के लिए बनाए गए हैं, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। तो वैसे सारे सॉफ्टवेयर्स जिसका यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, जैसे उसे वर्ड रिलेटेड कोई वर्क को करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड कोई वर्क करना हो तो स्प्रेडशीट का यूज़ करेंगे, फ़ोटो एडिटिंग का कोई वर्क यूज़ करना है, काम करना है तो उसके लिए फ़ोटो एडिटिंग का यूज़ करेंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। कह खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन प्रोसेस करने के लिए डैश टर्मिनलों का यूज़ करते हैं। कह रहा है कि कोई भी जैसे दुकानदार होता है, या कोई स्टोर में वर्क करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, तो जो उस समय रिटेलिंग का वो काम करते हैं, सामान बेचते हैं, सामान को ख़रीदते हैं, जो छोटे छोटे सामान को बेचना खरीदना उनका आम तौर पर रोज़ का काम होता है। तो अपने इन सभी डेली वर्क को मेंटेन करने के लिए किस तरह के कंप्यूटर्स का, किस तरह के टर्मिनल का यूज़ करते हैं?
तो वो टर्मिनल स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होता है, डिज़ाइन किया हुआ होता है जो किसी स्पेशल मॉल में, किसी छोटे दुकान में या किसी सुपरमार्केट में यूज़ किए जाते हैं। तो वो सारे कंप्यूटर्स कहलाते हैं पॉइंट ऑफ सेल। उसको किस नाम से जाना जाता है? वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 4th नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है। यानी कह रहा है कि द मेन पर्पस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस करता है, किस चीज़ को प्रोसेस करता है और किस चीज़ को वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम हमारा डेटा को प्रोसेस करेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग किसका होगा? जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हम फीड करेंगे इनपुटेड, तो इनपुटेड हमारा जो भी कुछ होगा वो कहलाएगा हमारा डेटा। तो डेटा को कंप्यूटर सिस्टम हमारा प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद जो हमें रिजल्ट देगा, जो आउटपुट देगा, वो हमारा सूचना कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डेटा। इसका आंसर होगा डेटा। इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम जो है डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन देगा आउटपुट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कह रहा है, कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग कहलाती है। तो देखो, जब एक साथ प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग एक साथ कई तरह की प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी प्रोसेसिंग जो हो रहा है वो जब मल्टीपल लेवल पे हो, जो बहुत सारे प्रोसेसिंग के वर्क एक साथ हों, तो वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4th। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस का यूज़ करना, एक से अधिक टास्क को परफॉर्म करना। जैसे आप टाइप भी कर रहे हो, ऑडियो भी सुन रहे हो। और टाइम शेयरिंग का मतलब होता है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज़्यादा यूजर एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहलाता है टाइम शेयरिंग। और मल्टी प्रोसेसिंग आप समझ ही सकते हो कि एक टाइम पे जब एक से ज़्यादा वर्क प्रोसेस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर। कह रहा है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ये हमारा हेल्प मेनू जो है वो कौन से बटन पे, किस जगह पे हमें वो मिलेगा, वो कहाँ से उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टार्ट बटन में शो करता है। कहाँ शो करता है? स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन इसका मतलब जो हम अपने कंप्यूटर मॉनिटर पे जो कॉर्नर पे रहता है सबसे नीचे, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है और यहाँ इसी स्टार्ट बटन के अंदर आपको मिलेगा हेल्प का मेन्यू, जहाँ से आप किसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प आपको प्रोवाइड की जाएगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जहाँ से आप कुछ ढूंढ सकते हो, कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो रिगार्डिंग दैट एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। कह रहा है, डैश फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब जब आप कोई मेल टाइप करते हो जिसे आपको भेजना है किसी दूसरे पर्सन के पास, बट उस मेल को आपने बस रेडी करके रखा है, बट यू आर नॉट यू डोंट वांट टू सेंड इट टू द वेरियस रेसिपेंट्स। इसको आप दूसरे रेसिपेंट के पास भेजना नहीं चाह रहे हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट या उस मेल को आप सेव करके रखोगे। तो जब मेल को आप सेव करोगे, जब तक आप उसको भेजे नहीं हो तब तक, तो वो कहाँ सेव होगा? वो ड्राफ्ट के अंदर सेव होता है। तो इसीलिए उसे हम ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। यानी जो मेल, जो मैसेज आपके द्वारा सेव करके रखा गया हो, उसको आपने सेंड नहीं किया हो, तब तक वो ड्राफ्ट कहलाएगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो, मैसेज को बस टाइप करके रखो, सेंड नहीं करोगे तो वो ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव होगा। जस्ट लाइक मैसेजिंग आप करते हो, उसको टाइप करो बट उसको आप सेंड मत करो, एज ए ड्राफ्ट वो सेव होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और लिनक्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कभी लिनक्स का प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। इसीलिए स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को प्रवास, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक ओएस, इट मीन्स जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ इंटेल का प्रोसेसर यूज़ होता है, ये भी रॉन्ग है बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जनरली इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। यही माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटेल का प्रोसेसर यूज होगा और बेसिकली वो एक इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे आप वर्क करोगे और वो इन्वायरमेंट GUI इंटरफेस, इट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 59 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है डैश डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है। कह रहा है कि कोई डिस्क है, सपोज हमने ये डिस्क बनाया और इस डिस्क के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स हैं, ये बहुत सारे ट्रैक हो गए और जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होंगे ये बहुत सारे सेक्टर्स हो गए। तो कह रहा है इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रैक और सेक्टर में बटा हुआ होता है। तो कह रहा है हर पार्टिकुलर ब्लॉक में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका सही ठीक रिकॉर्ड जो है वो कौन शो करता है, कौन हमें बतलाता है? तो ये हमें बतलाता है फैट, इट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल से ही किसी भी डेटा का हम एक्चुअल एड्रेस जान सकते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश के पास रखता है। देखना सबसे पहले समझना इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस एक वैसा फीचर होता है जो फीचर किसी दूसरे से, इट मीन्स कहीं दूसरे ऑप्शन से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से, किसी दूसरे सोर्सेज से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई पूर्वजों से जो हमें मिली हुई चीज़ें होती है, जो मिली हुई ज्ञान होती हैं, तो वो हमारे लिए इनहेरिटेंस होता है। जस्ट लाइक दैट कोई वैसे फीचर्स जो किसी कंपोनेंट में उसके पीछे वाले वर्जन के थ्रू आया हो तो वो कहलाता है उसका इनहेरिटेंस। तो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट में जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का जो गुण होता है वो अपने पास किस फॉर्म में रखते हैं? तो वो अपने पास सब क्लास के फॉर्म में रखते हैं। इट मीन्स अपने से नीचे वाले को सब क्लास कहते हैं, यानी वो सब क्लास के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? कह रहा है कि ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे ई बिजनेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का वो पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? बिजनेस भागीदारी के साथ सहयोग, इट मीन्स बिजनेस पार्टनरशिप के साथ अगर आप कॉपरेशन करते हैं तो ये तो पार्ट है, बिल्कुल ई कॉमर्स का पार्ट है, ई बिजनेस का पार्ट है। सेकेंड वन इज द कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का कि कितना लेन देन हो रहा है, क्या लेन देन हो रहा है आपकी बिजनेस में, ये ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे फिनेंशियल पार्ट जब हो जाती है, जब रुपये पैसे की बात आती है तो वहाँ पे कैश का फ्लो किस ढंग से हो रहा है ये बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। ई कॉमर्स में ये बिल्कुल परफेक्ट सूटेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 62 में निम्न में से कौन सा डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो डेटा को सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बहुत सारे नेटवर्क के बीच में उसको क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है। जैसे हमारे पास ये एक डेटा है और हमारे पास ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये हमारा जो डेटा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, इस डेटा को जब हम अलग अलग सभी जगहों में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग जगहों में सेम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क जो करेगा ये हमारा कौन करेगा? तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पार्ट होता है, जिसका काम ही होता है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग लोकेशंस पे। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 63। करा निम्न में से कौन एक
सीरियल पार्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। तो इसमें समझाना चाह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे सीपीयू के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन अपने सिस्टम में सेट करते हैं। तो सेट कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए हमारे सीपीयू में, जैसे ये सीपीयू है हमारा, तो सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड है। अब इस मदरबोर्ड में एक डिवाइस लगा होता है यहाँ पे, इस एक डिवाइस, और उस डिवाइस का जो एक जैक होता है वो बाहर होता है, और इसी में अपने वायर को लाके हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा जैक होता है, इस जैक को ही हम लोग NIC के नाम से जानते हैं। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी एक वैसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, NIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? कह रहा है कि नॉन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लेकिन इसमें कह रहा है नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब रैंडमली क्लस्टर्स को सेव करने वाला जो मेथड होता है, जो फाइल का तरीका होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो मेथड्स कहलाता है फ्रेगमेंटेड फाइल। इसमें रैंडमली हम किसी फाइल को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्राउज़र के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना है? अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में हमें बॉटम में, तल का मतलब होता है यहाँ बॉटम, तो बॉटम में कुछ शो करवाना है। इस जगह पे बॉटम में, सिर्फ बॉटम में शो करवाना है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम में, इट मीन्स मार्जिन के अलावा जो गटर होता है, इट मीन जो सबसे नीचे का पोजीशन होता है, उस पोजीशन में आपको कुछ शो करवाना है, अपने कंपनी का नाम और उसका लोगो शो करवाना है। तो उसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे फूटर। फूटर का मतलब होता है एक वैसा फीचर जिसके हेल्प से आप पेज के, बहुत सारे पेजेस के एकदम से इसे बॉटम वाले पोजीशन पे जा करके और वहाँ पे कुछ लिख करके, कुछ टाइप करके, कुछ लोगो वगैरह पेस्ट करके आप उसको शो करवा सकते हो, हाईलाइट करवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, करा एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी। इवेंट ड्राइवन का मतलब पहले समझते हैं कि इवेंट ड्राइवन होता क्या? इवेंट और ड्राइवन। इवेंट ड्राइवन का मतलब क्या होता है? इवेंट ड्राइवन का मतलब होता है एक वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी आसान होता है। प्रोग्रामिंग करना काफ़ी आसान का मतलब क्या समझे? कि उसमें हमें कुछ कोड्स का यूज़ करना है। अगर वो कोड हम भूल जाएं तो हमें कुछ वैसे मेन्यूज़ भी मिल जाएं, हमें वैसे कुछ ऑप्शन भी मिल जाएं जिसका यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से लिख पाएँ। इट मीन्स अगर हम कोड भूल भी जाते हैं तो हमें प्रोग्राम लिखने में, प्रोग्राम बनाने में, उसका इंटरफेस डिज़ाइन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो वैसे इंटरफेस को, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो कह रहा इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सा था जिसको 1990 में डेवलप किया गया था? तो वो इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग था हमारा VB। VB को किस नाम से जाना जाता है? VB कहलाता है विजुअल बेसिक। नेक्स्ट, कह रहा है लिनक्स एक है। कह रहा है लिनक्स इट मीन्स हम उसको लिखते हैं LINUX। पहले जाना है लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक GUI, दूसरा होता है CUI। तो लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो GUI का मतलब क्या होता है, वैसा इंटरफेस जहाँ पे हमें बहुत सारे मेन्यूज मिलते हैं, पिक्चर्स मिलते हैं, वॉलपेपर्स मिलते हैं और जिसका यूज़ हम अपने माउस के हेल्प से ईजिली कर पाते हों, तो वैसा इंटरफेस GUI इंटरफेस कहलाता है। तो कह रहा है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किस तरह का है, तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ यह एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब RTOS, यानी एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठ के इसके काम को, इसके वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र के लिए यूज़फुल हो सकता है, उस पर वर्क किया जा सकता है, वो कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, डैश नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। कह रहा है कि कौन से नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो फ्रंट एंड ध्यान से समझना है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन का यूज सबसे पहले कहाँ होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होंगे ये हमारा सर्वर होगा, ये सर्वर, और ये हमारा क्लाइंट होगा। तो कह रहा है कि क्लाइंट, ये जो क्लाइंट देख रहे हैं ना, तो कह रहा है कि क्लाइंट ही करेगा सारा वर्क, तो फ्रंट में यानी सबसे पहले सर्वर से जो कनेक्टेड होता है डिवाइस वही वर्क करेगा। तो इसमें सॉफ्टवेयर को कौन ऑपरेट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लाइंट ऑपरेट करेगा। तो यानी क्लाइंट नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन करेगा, तो क्लाइंट नेटवर्क करेगा। नेक्स्ट, कारण निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने का यानी एक वैसा शॉर्टकट की है जो बहुत सारे टैब्स जो हम किसी ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्राउज़र में आप देखते हो ना एक बार में बहुत सारे टैब्स यूज़ कर लेते हैं, 3-3 4-4 टैब खुले हुए रहते हैं। तो कह रहा है कि हम टैब्स को अगर 1 बाय 1 क्लोज़ करना चाहते हैं तो कौन से बटन का यूज़ करेंगे, तो Ctrl+W का यूज़ करेंगे, जिसमें टैब को आप इंडिविजुअली बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है RISC, रिस्क, RISC, ये रिस्क क्या है भाई, तो रिस्क एक प्रोसेसर का टाइप है। प्रोसेसर दो तरह के होते हैं, एक रिस्क होता है, एक होता है सिस्क। रिस्क का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सिस्टम, और इसके साथ रहेगा कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और नेक्स्ट है CISC, इसका मतलब होगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो रिस्क और सिस्क ये दो तरह के प्रोसेसर्स हैं जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। तो रिस्क क्या है, तो रिस्क एक माइक्रो प्रोसेसर है, रिस्क क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट, नॉर्टन, नॉर्टन क्या है, तो नॉर्टन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। नॉर्टन, NORTON, नॉर्टन, नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो वायरसेस के जस्ट अपोजिट ये वर्क करते हैं, यानी वायरस को ख़त्म करना, वायरस को इट मीन्स कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड रखना, उसको टर्मिनेट भी कर देते हैं, कभी कभी रिमूव करते हैं वायरस को, या वायरस इन्फेक्शन से हमारे डॉक्यूमेंट को बचाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को बचाते हैं, वैसे सारे सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जैसे पैंडा यूज़ करते हैं, कैस्परस्काई यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉर्टन का यूज़ करते हैं, MCF यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो नॉर्टन क्या है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कह रहा एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम यानी एक छोटा सा यूनिट है जो ट्रांसलेटर का वर्क करता है। किसको बदलता है, तो मशीन लैंग्वेज को, ये मशीन लैंग्वेज को ये चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में बदलने वाले दो तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर,
और दूसरे का नाम होता है इंटरप्रेटर। तो इसमें ऑप्शंस में आप देख सकते हो कंपाइलर और इंटरप्रेटर अगर होगा तो दोनों में से ये सही होगा। तो फर्स्ट में लिंकर नहीं होगा, असेंबलर भी नहीं। असेंबलर का क्या वर्क होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन में चेंज करेंगे, तो ये कहलाता है असेंबलर। कंपाइलर बिल्कुल ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में चेंज करेगा, और फिर से जब मशीन लेवल से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तो उसे वापस हमें कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ये दोनों वाइस वर्सा का भी वर्क करता है। इट मीन्स मशीन लेवल को पहले हाई लेवल में चेंज करेगा। स्टार्टिंग में तो हाई लेवल, हमारे यूज़र का इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सारा हाई लेवल में होगा, तो हाई लेवल को वो चेंज करेगा मशीन में, और फिर मशीन लेवल को वापस हाई लेवल में चेंज करके हमें समझाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट कह रहा है जीप एक फाइल है। तो जीप फाइल क्या होता है, जीप फाइल, तो जीप जो होता है ना वो एक कंप्रेस्ड फाइल होता है। क्या होता है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, वैसी फाइलें जो छोटी की गई हो, कंप्रेस्ड की गई हो, यानी जब फाइल सिकुड़ जाता है उसका साइज छोटा हो जाता है, तो वैसे फाइलों को हम संकुचित फाइल के नाम से जानते हैं, यानी कंप्रेस्ड फाइल है। तो जीप कैसा फाइल है, जीप एक तरह का कंप्रेस्ड फाइल है। नेक्स्ट कह रहा एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कह रहा एक समय में कितने काम कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकते हैं, इट मीन्स लोड हो सकते हैं। तो एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकते हैं, बट एक बार में कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो सकता है। इंस्टॉल तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंस्टॉल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, लेकिन जब अगर वर्क करने की बात आई तो वर्क सिर्फ एक बार में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क हो सकता है। अब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप वर्क करोगे तो वही आपके सामने ओपन होगा जिस पे आप वर्क करोगे। अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करना हो तो आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना होगा, फिर उसके अंदर आप जाओगे, फिर वर्क करोगे, यानी एक बार में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क हो सकता है। नेक्स्ट है डैश का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर सीट को चेक करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आंसर सीट को चेक करने के लिए, आंसर सीट को चेक करने के लिए जो बैंक के स्टाफ होते हैं वो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं OMR। इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये होता है O से हो गया ऑप्टिकल, और M का मतलब होता है मार्क, और R का मतलब होता है रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। वो OMR क्या है, तो OMR एक इनपुट डिवाइस है। क्या है वो, एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन में है डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जाता है। करें कि किसके हेल्प से, कौन से डिवाइस के हेल्प से टेलीफोन लाइन पे, इट मीन्स जिसके थ्रू हमारा टेलीफोन नेटवर्क कनेक्टेड होता है, उस मीडियम का यूज़ करके हम किसी इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो ये काफ़ी पुराना मेथड है, अब तो ईमेल का ज़माना है और ईमेल करते हैं या हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। बट कुछ समय पहलों तक उसी वर्क को करने के लिए प्रिंटिंग फॉर्म में अगर कोई मैसेज आपको भेजना हो किसी दूसरे पर्सन के पास, तो इसमें टेलीफोन लाइन का यूज़ होता है, और इसके लिए प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को जब हम सेंड करेंगे तो वो मेथड कहलाता है फैक्स। क्या कहलाता है, फैक्स, जिसके थ्रू हम अपनी टेलीफोन लाइन का यूज़ करके और मैसेज को प्रिंटेड फॉर्म में भेज सकते हैं, ताकि वहाँ वो प्रिंट हो करके और सामने वाले पर्सन को मिल सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी इसमें से कौन सा जो है, ये सारे के सारे जो हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन इनमें से साइंटिफिकली, यानी जिसका यूज साइंटिस्ट यानी साइंटिफिक फॉर्म में होता है, तो वो कौन सा लैंग्वेज है, तो वो है हमारा फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, एक फॉर है
और एक ट्रान है, फॉरट्रान। फॉर का मतलब होगा फॉर्मूला, फॉर का मतलब होगा फॉर्मूला, और टी का मतलब होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो हमारा फॉरट्रान क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका यूज कहाँ होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज होता है। तो हमें इसका आंसर क्या मिला, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट, करा ओरेकल क्या है। देखिए ओरेकल की जब बात करेंगे तो हमें ओरेकल का एसक्यूएल ओरेकल पढ़ना होगा, एसक्यूएल का ओरेकल है ना। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और अगर डेटाबेस लैंग्वेज की बात करें तो ये एसक्यूएल होगा, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इट मीन्स इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं बहुत सारे कोड्स का यूज़ करके। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कह रहा आईसी चिप डैश से बने होते हैं। कह रहा है कि आईसी चिप जो हमारा होता है, आईसी चिप जिसे अभी हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ये अब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ये आईसी बहुत टाइम पहले कहलाता था, अब ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप या मान लो आईसी चिप, ये कौन से मेटल का बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का। क्यों बना होता है सिलिकॉन का भाई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है। और पहले जो आईसी चिप आते थे वो एल्यूमिनियम के आते थे, एल्यूमिनियम के। लेकिन एल्यूमिनियम में प्रॉब्लम क्या होने लगी कि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, वो मेल्ट होने लगता था, वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। इस वजह से साइंटिस्ट लोगों ने, डेवलपर ने आईसी को सिलिकॉन से बनाया ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट को कंज्यूम कर सकता है और ये डिस्ट्रॉय या ख़राब बर्बाद नहीं होता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आईसी चिप का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारत के किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है। तो सिलिकॉन वैली जीके का भी क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बेंगलोर। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन। कह रहा है जैसे हमने एक HTML डॉक्यूमेंट बना रखा है और यहाँ पे भी एक बना रखा है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। तो कह रहा है दोनों डॉक्यूमेंट को जब एक दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा मेथड कहलाएगा हाइपरलिंक। क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या करते हैं हम लोग, एक वेब पेज को, ये हमारा एक वेब पेज है, इसको दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमारा कहलाता है हाइपरलिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरलिंक। नेक्स्ट, कह रहा है इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकार उपयोग कर सकें। इस उपकरण को कहा जाता है। कह रहा है कि हम अपने टेलीफोन लाइन, जैसे हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारा पीसी है और यहाँ पे हमारा टेलीफोन है, टेलीफोन लाइन है। तो कह रहा है कि टेलीफोन लाइन की हेल्प से वैसा कौन सा डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं ताकि इस डिवाइस के हेल्प से हमें इंटरनेट का फैसिलिटी मिलता है। तो ये जो हमारा मीडिएटर है बीच में, ये डिवाइस हमारा मोडेम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मोडेम, ये कहलाता है हमारा मोडेम। मोडेम का काम क्या होता है, ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का वर्क करता है। इट मीन्स सिग्नल को भेजता है और फिर सिग्नल को रिसीव करता है, ये दोनों तरीके के वर्क को कर सकता है, इसलिए इसका नाम मोडेम रखा गया है। तो मोडेम का क्या करता है, हमारे टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, मोडेम कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा मोडेम। नेक्स्ट, कह रहा है डैश के द्वारा एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। जैसे मान लेते हैं एक नेटवर्क हमारा यहाँ है और दूसरा नेटवर्क इस एरिया में है। तो कह रहा है कि जब एक से दूसरे नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क है, इसमें भी सारे कंप्यूटर्स एडेड हैं, यहाँ भी एडेड है। तो कह रहा है जब दो नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो इसके बीच में जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस हमारा गेटवे कहलाता है। क्या कहलाएगा, गेटवे। गेटवे का काम ही होता है दो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करता है। गेटवे इज़ द डिवाइस बाय विच वी कैन कनेक्ट
more than one networks and perform the work of sharing। जब शेयरिंग के वर्क को हम परफॉर्म करेंगे दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में, तो जिस डिवाइस के हेल्प से करेंगे वो डिवाइस हमारा कहलाएगा गेटवे। तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। नेक्स्ट कह रहा है स्क्रीन बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है। स्क्रीन का जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको हम किस फॉर्म में जानते हैं, वो हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। जैसे हमारा ये स्क्रीन है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, तो मॉनिटर के पीछे आप देखते हो एक इमेज आता है ना, एक इमेज होता है। तो इस इमेज को हम वॉलपेपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम वॉलपेपर के नाम से जानते हैं, वॉलपेपर। तो कह रहा है ये हमारा बैकग्राउंड है ना, तो ये बैकग्राउंड हमारा किस नाम से जाना जाएगा? तो ये स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है ये वॉलपेपर कहलाता है, लेकिन उसी को हम डेस्कटॉप के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए था वॉलपेपर। क्या होना चाहिए था? वॉलपेपर। चलिए नेक्स्ट। कराम निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है का मतलब कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए जाते हैं। कह रहा है माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी माउस है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। और वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियो को ही हम दूसरे फॉर्म में मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर। ये मॉनिटर उसी का नाम होता है। तो मॉनिटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी था, पहले वाले वीडियो में भी है, ध्यान से आप देखेंगे। वो होता है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। ये मॉनिटर के क्वालिटी को बतलाता है। जिस मॉनिटर का जितना अच्छा डीपीआई होता है, जितना ज़्यादा डीपीआई होता है, उस प्रिंटर की क्वालिटी या उस मॉनिटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो अगर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, अगर मॉनिटर की बात करें तो उसका रेजोल्यूशन, पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है। तो ये डीपीआई पे डिपेंड करता है कि उसका जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो प्रिंटर की गति की गणना डीपीआई पे भी डिपेंडेंट होती है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा डीपीआई। 87 कह रहा है कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है। कह रहा है एक वैसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी का भी खासियत है, एनालॉग, और जिसमें डिजिटल का भी खासियत है, डिजिटल कंप्यूटर का भी। तो एनालॉग प्लस डिजिटल जब दोनों की खासियत एक कंप्यूटर में हो तो वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड के नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि इसके अंदर दूसरे कंप्यूटर्स का भी क्वालिटी है, दूसरे कंप्यूटर्स का भी इसके अंदर टेक्निक डाला गया, टेक्नोलॉजी डाला गया। यानी एनालॉग और डिजिटल ये दोनों का कलेक्शन हाइब्रिड कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, वॉर्म का मतलब क्या होता है? वॉर्म का भाई तो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद ही करना पड़ेगा। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड ओनली, सॉरी राइट वंस रीड मेमोरी। इट मीन्स एक बार लिखें और इसको हमेशा आप पढ़ते जाएंगे तो वो कहलाएगा वॉर्म। नेक्स्ट वन, मेमोरी यूनिट डैश का एक हिस्सा है। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? तो मेमोरी यूनिट मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो सीपीयू के अंदर का पार्ट होता है, इसलिए उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रखा गया है। मैंने आपको बताया था सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसके अंदर जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, जो इसके फंक्शन में, इट मीन्स सीपीयू के फंक्शन में कॉपरेट करते हैं, जैसे एलयू होता है, सीयू होता है, एमयू होता है, इट मीन्स मेमोरी यूनिट, और रजिस्टर होता है, तो ये जो चार कंपोनेंट होते हैं, ये चार कंपोनेंट सीपीयू के अंदर होते हैं। अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट होता है ये, कंट्रोल यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट होता है जो हर तरह के मेमोरी मैनेजमेंट के वर्क को परफॉर्म करता है, सीपीयू को करके देता है। तो मेमोरी यूनिट जो है वो किसका पार्ट होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होगा। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी कंपनी ने एमएस ऑफिस 2000 को विकसित किया? तो एमएस ऑफिस की जब बात की जाए, एमएस ऑफिस, तो एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, तो इस कंपनी ने इसको विकसित किया है। तो एमएस ऑफिस को किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा MICR का क्या अर्थ होता है। MICR एक इनपुट डिवाइस है। MICR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ये क्या करता है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि एक इनपुट डिवाइस है जो बैंक्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं चेक ट्रांकेशन के लिए। इट मीन चेक को चेक करने के लिए कि वो चेक, बैंक का जो चेक है वो सही है या गलत है, तो उसमें उसका यूज़ होता है चेकिंग के लिए। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, वायरस। वायरस का फुल फॉर्म जानना है। तो वायरस क्या होता है भाई? तो वायरस एक बैड सेक्टर का प्रोग्राम होता है जो हार्मफुल होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार डैश तकनीक कहा जाता है। देखिए ध्यान से समझना है। कह रहा है मेन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे, यानी मेन मेमोरी का जो एक्चुअली जो उसका कैपेसिटी होता है उससे अलग मेन मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता है, स्टोरेज क्षमता का विकास किस ढंग से किया जा सकता है। तो स्टोरेज क्षमता किसका? मेन मेमोरी का। तो मेन जब मेमोरी की बात आ गई तो मेमोरी से ही ऑप्शन होना चाहिए। मल्टीटास्किंग ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा वर्क को करना। वर्चुअल स्टोरेज ये हो जाएगा, स्टोरेज की बात आ रही है। तो वर्चुअल स्टोरेज का मतलब जहाँ पे स्टोरिंग की बात आ रही है, यहाँ पे भी मेमोरी की बात आई थी, यानी स्टोरिंग का फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। वर्चुअल मेमोरी एक तरह की वैसी मेमोरी होती है जो सिस्टम में वर्चुअल फॉर्म में, इट मीन्स काल्पनिक तौर पे मौजूद रहती है, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट टाइम आने पे रैम को वो कॉपरेट करता है और हमारे फंक्शन को स्मूथली चलने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल स्टोरेज। नेक्स्ट 94 डैश कमांड हम विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है विंडो को, जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन है, जैसे MS पेंट हम ओपन कर रखे हैं, MS पेंट, तो उसको हमें बंद करना है। तो बंद करना हो तो हम जनरली कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? Alt+F4। Alt+F4। तो Alt+F4 एक शॉर्टकट बटन होता है जिससे किसी भी एप्लीकेशन को हम बंद करेंगे, यानी कोई भी एप्लीकेशन विंडो को हम बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा Alt+F4। नेक्स्ट, फॉक्स प्रो क्या है? तो फॉक्स प्रो को जानेंगे। फॉक्स प्रो क्या देखेंगे? फॉक्स प्रो लिखा हुआ फॉक्स प्रो। तो फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज भी है, यानी कैसा लैंग्वेज है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साथ ही साथ ये एक सॉफ्टवेयर भी है। तो कैसा सॉफ्टवेयर है? तो एक DBS सॉफ्टवेयर, यानी DBMS कंसेप्ट को भी फॉलो करवाता है, RDBMS भी फॉलो करता है। यानी एक RDBMS और DBMS दोनों तरह की, और साथ ही साथ भाषा, यानी तीनों तरह के चीज़ों को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। इट मीन्स ये एक RDBMS भी सॉफ्टवेयर है, ये एक DBMS भी सॉफ्टवेयर है, और ये एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी है। इसमें प्रोग्रामिंग भी होता है, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही 1946 में एक वैसा कंप्यूटर बनाया था जो आज के कंप्यूटर के जैसा वर्क करने वाला था। इट मीन्स काफ़ी इंटेलिजेंट कंप्यूटर था। और दोनों कंप्यूटर का नाम क्या था? उन दोनों कंप्यूटर का नाम था, एक का नाम था एनालिटिकल इंजन, दूसरे का नाम था डिफरेंस इंजन। तो इन्होंने 2 कंप्यूटर्स बनाए थे 1946 के टाइम पे, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा? तो इंटरनेट से हमें कौन कनेक्ट करता है? तो जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी देता है वो कहलाता है हमारा ISP, जिसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी वो एक कंपनी होती है, एक प्रदाता होती है जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी देती है, तो उसे कहते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है?
कह रहा इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी वर्क हम करते हैं तो इसके लिए हम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उसके बाद उस सर्च बॉक्स में हम टाइप करते हैं, फिर कंटेंट हमारा शो करता है। तो उस स्पेशल सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं? ब्राउज़र। और इसी को हम वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट। करा एक से अधिक विंडो जब खुली हुई होती है और हमें अगले विंडो में स्विच करना होता है, स्विचिंग इट मीन्स अगर मोर देन वन एप्लीकेशन ओपन है, किसी पार्टिकुलर में स्विच करना हो तो आप कौन सा शॉर्टकट बटन दबाएंगे? हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस F6। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है? तो कह रहा है जब कंप्यूटर का प्रोसेसर किसी डेटा या प्रोग्राम को यूज़ करता है तो वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं? वो मुख्य मेमोरी में, इट मीन्स द मेन मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। पहले वो इंस्टॉल कहाँ रहते हैं? इंस्टॉल रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब उनका यूज होता है, कंप्यूटर उसका यूज़ करना चाहेगा तो वो वापस मेन मेमोरी में चले आते हैं और वहाँ से वो ओपन होते हैं और तब जा कर के कंप्यूटर यानी फंक्शन डिफरेंट चीज़ फंक्शन को कंप्यूटर करता है और यूजर्स के अकॉर्डिंग वर्क को परफॉर्म करता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। इस क्वेश्चन में है डैश रॉ फैक्ट को दर्शाता है जबकि डैश एक अर्थपूर्ण डाटा है। कह रहा अर्थपूर्ण डाटा का मीनिंगफुल डाटा। तो मीनिंगफुल का मतलब जिसका कुछ आंसर हो वो हमारा मीनिंगफुल डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाएगा, हमारे लिए उसका कोई मतलब होता है। और रॉ फैक्ट्स जिसमें बहुत सारे लेटर्स होंगे, बहुत सारे फिगर होंगे, बहुत सारे डिजिट होंगे, तो वो सारे हमारे डेटा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? डेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा तथा इन्फॉर्मेशन। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी। मेहनत तो बहुत होता है, थक भी जाते हैं। बस अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, बहुत शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।